प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ध्यान दें, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जॉन रॉल्स के संदर्भ में किसी न किसी रूप में आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत के संदर्भ में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जैसा कि कुछ विद्यार्थी कमेंट भेज रहे थे कि सर जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत आप थोड़ा सा हमें गंभीरता से समझाने का प्रयास करें। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊंगा। आप कहीं किसी से भी तुलना कीजिएगा, आपको इस तरह की सामग्री कहीं नहीं मिल पाएगी और मैं निःशुल्क रूप में पढ़ा रहा हूं। और ये भी मैं आपको वायदा करता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं चाहे राजनीति विज्ञान के ऊपर 5000 लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों से किसी रूप में शुल्क नहीं लूंगा। मैं निःशुल्क रूप में पढ़ाता रहूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। कारण कि मैं पूरे भारत में राजनीति विज्ञान की अलख जगाना चाहता हूं, जिससे कि सभी जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको राजनीति विज्ञान अच्छे से समझ में आए। और जब सभी को राजनीति विज्ञान अच्छे से समझ में आएगा तो जो भी विद्यार्थी उनके संपर्क में आएंगे वो भी उन्हें राजनीति का ज्ञान देंगे। और जब राजनीति का ज्ञान सभी को हो जाएगा तो अकल के अंधे लोगों के हाथों में राजनीति नहीं जा पाएगी। मेरा मूल लक्ष्य यह है कि राजनीति करने वाले लोग बुद्धिमान होने चाहिए। मेरा मूल लक्ष्य यह है कि ज्ञानी व्यक्तियों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का शासन होना चाहिए, मूर्खों का शासन नहीं होना चाहिए। मैं प्लेटो की बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं। प्लेटो ने ज्ञान की संप्रभुता का सपना देखा था। आज वो सपना मैं भी देख रहा हूं कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र राज्य हैं सभी में ज्ञान की संप्रभुता होनी चाहिए, ज्ञानी व्यक्तियों का शासन होना चाहिए, विवेकवान व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने तय किया है कि मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान के इस रूप में समझाऊंगा कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी जो मैं अलख जगा रहा हूं इस अलग को बहुत आगे तक ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मरा करते हैं, उसके विचार नहीं मरते। मेरे जाने के बाद में भी मेरे विचारों को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ाएंगे। मेरा मूल लक्ष्य यही है। और मैं विशेषकर ये चाहता हूं कि समाज में, देश में, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में संपूर्ण रूप में न्याय की स्थापना होनी चाहिए। पूरी दुनिया में, ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी ना हो, पीड़ित ना हो, प्रताड़ित ना हो। ये मेरा लक्ष्य है। और मैं जो न्याय के सिद्धांत आपको समझा रहा हूं ये ठीक है, थ्योरेटिकल बातें होंगी, इन सभी सिद्धांतों को आप समझेगा, लेकिन मेरा मूल लक्ष्य यह है कि वास्तविक रूप में जिस भी व्यक्ति की दीनहीन स्थिति है, जो भी व्यक्ति दुखी है, प्रताड़ित है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत या कोई भी सांसारिक मूल्य से व्यक्ति को नहीं तोला जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि व्यक्ति होने के नाते गरिमा से संपन्न है, व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य है। ये किसी का साधन नहीं है। किसी भी सांसारिक साधन से, किसी भी सांसारिक मूल्य से व्यक्ति को नहीं तोलना चाहिए। क्या श्वेत, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कुछ नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान है। हमारी एक ही जाति है, मानवता, मानवता, मानवता। लेकिन केवल वोट बटोरने के लिए जनता को आपस में भिड़ाना, उनमें मतभेद पैदा करना, यह कोई राजनीति नहीं है। राजनीति का तो सीधा सा अर्थ होता है कि दो व्यक्तियों के बीच, दो दलों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच जो निर्णयात्मक अंतः क्रिया होती है उसको राजनीति कहा जाता है। आपस में भिड़ाना, तोड़ना, इसको राजनीति नहीं कहा जाता है। राजनीति का काम तो होता है आपसी विवादों का समाधान करना, विवादों को बढ़ाना नहीं। आज कहा जाता है कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है, किताबों में लिखा हुआ है।
मैं कह रहा हूं ये बात गलत है। राजनीति अपराधियों की अंतिम शरणस्थली नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो बुद्धिमान विवेकवान लोगों की अंतिम शरणस्थली होनी चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन राष्ट्र राज्यों में से सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की जवाबदारी ले रहा हूं मैं। सभी राष्ट्र राज्यों में सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी यदि विवेकवान बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता आ जाए और आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अलग अलग हाथों में सौंप दी जाए तो कोई कारण नहीं कि राष्ट्र राज्य में किसी भी रूप में कोई बुराई पनपे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इसके ऊपर कभी व्यापक रूप में चर्चा करूंगा। कहने के लिए मेरे पास बहुत यहां सामग्री है, लेकिन प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि समय की मर्यादा है, मुझे जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत समझाना है, तो सर्वप्रथम प्राणों से प्यारे विद्यार्थी प्रतिदिन मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत समझे, इसकी पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या, मैंने आपको पीछे न्याय के विभिन्न आयाम समझाए थे और उन आयामों में 7 आयाम मैंने आपको समझाए थे। उन 7 आयामों में 2 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, प्रकार होते हैं, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रक्रियात्मक न्याय का मुख्य समर्थक कौन कौन है? एक तो प्रक्रियात्मक न्याय का मुख्य समर्थक हेयक है। कौन है? हेयक है। और एक रॉबर्ट नोजिक है। कौन है? रॉबर्ट नोजिक है। ये दोनों ही प्रक्रियात्मक न्याय के प्रबल समर्थक है। प्रक्रियात्मक न्याय का क्या अर्थ है? प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ यह होता है कि वास्तविक रूप में वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो आवंटन किया जाता है, जो वितरण किया जाता है, वह विधि संगत तरीके से हो। फिर किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहां पर वास्तविक रूप में बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जा रहा है। किसके द्वारा? हेयक और रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। तो प्रक्रियात्मक न्याय तो स्पष्ट रूप में कह रहा है कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो आवंटन या वितरण है उसकी विधि श्रेष्ठ होनी चाहिए, प्रक्रिया विधि संगत होनी चाहिए। फिर किसको क्या मिलता है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर फिर समाज में अन्याय हो रहा है तो इनका कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जॉन रॉल्स वास्तविक रूप में, वैसे तो ये प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं और इनका जो झुकाव है वो तात्विक न्याय की तरफ है। तात्विक न्याय किसको कहते हैं? तात्विक न्याय के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण किया जाता है उस वितरण को विधि संगत तरीके से नहीं किया जाए, बल्कि यह भी देखा जाए कि समाज में जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ित वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, जो गरीब है, जो दीनहीन है, उनकी स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। इस तरीके से वितरण किया जाना चाहिए। यह तात्विक न्याय कहलाता है। तो वास्तविक रूप में जो जॉन रॉल्स है, इनका झुकाव तात्विक न्याय की तरफ है कि न केवल वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का वितरण विधि संगत तरीके से किया जाए, बल्कि समाज में जो दीनहीन है, गरीब है, वंचित है, उपेक्षित है, उन सबको इन सुविधाओं का, इन सेवाओं का, इन वस्तुओं का लाभ प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो समाज में न्याय की स्थापना नहीं होगी। और यह कहना गलत है कि सामाजिक प्रगति तो हो, लेकिन समाज के अंतर्गत न्याय को अगर आड़े आने दिया जा रहा है सामाजिक प्रगति में, तो इनका कहना है ये गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में अगर न्याय की स्थापना की जा रही है एक तरफ हम ये कहें, और उससे अगर सामाजिक प्रगति के अंतर्गत थोड़ा सा अवरोध भी आ रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और सामाजिक प्रगति तो हो रही हो, लेकिन अन्याय किया जा रहा हो, दीनहीन लोगों के साथ अत्याचार, अनाचार, शोषण किया जा रहा हो, तो ऐसी व्यवस्था की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कौन करे? जॉन रॉल्स करे। तो जॉन रॉल्स स्पष्ट रूप में कह रहे हैं क्या कि समाज में जो दीनहीन, गरीब, उपेक्षित, वंचित है, उन सब तक सुविधाओं, वस्तुओं, लाभों का जो वितरण किया जा रहा है वो पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत स्पष्ट रूप में कह दिया है कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का वितरण कर दिया जाए विधि संगत तरीके से, फिर यदि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि जॉन रॉल्स कह रहा है कि वास्तविक रूप में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की स्थापना करना चाहता है कि ठीक है, वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का वितरण विधि संगत तरीके से करो, लेकिन इसमें यह भी तो देखो कि दीनहीन, उपेक्षित वर्गों को भी वो सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। इनका कहना है कि उनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए दीनहीन, उपेक्षित लोगों के कल्याण की भी जॉन रॉल्स बात करते हैं।
अतः आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में जॉन रॉल्स शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करते हैं और इनका झुकाव तात्विक न्याय की तरफ है। तात्विक न्याय जो कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण की बात आती है, आवंटन की बात आती है, तो इस बात को तो स्वीकार करता है कि उसकी प्रक्रिया विधि संगत हो, लेकिन समाज में दीनहीन उपेक्षित लोगों को भी उन वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का मतलब जो फायदा है वो उनको मिलना चाहिए। मतलब वस्तु, सेवाएं और लाभ उनको भी प्राप्त होने चाहिए जो दीनहीन है। केवल विधि संगत प्रक्रिया ही नहीं हो बल्कि दीनहीन लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? जॉन रॉल्स कहते हैं और यही तात्विक न्याय कहलाता है। इसलिए जॉन रॉल्स का झुकाव तात्विक न्याय की तरफ है। ये इसकी पृष्ठभूमि होगी। मैं आशा करता हूं आप प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय ये दोनों पीछे मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए, वहां पर आप देख सकते हैं। और ये तात्विक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय आपकी समझ में आ गया तो पुराने से प्यारे विद्यार्थियों, जॉन रॉल्स, हेयक, रॉबर्ट नॉजिक, इनको समझने में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि मूल इनकी समस्या एक है कि समाज में न्याय की व्यवस्था कैसे हो। तो न्याय की समस्या के लिए अपने अपने विचार दे रहे हैं कि वास्तविक रूप न्याय की स्थापना कैसे हो, अन्याय को कैसे दूर किया जाए, ये अपने अपने तर्क दे रहे हैं। प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत दीनहीन लोगों का शोषण होगा होगा होगा, जबकि तात्विक न्याय के अंतर्गत दीनहीन लोगों की तरफ ध्यान दिया गया है। बस ये मूल बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम एक एक बात को लेते हैं। इसमें मैंने बहुत गहरी गहरी बातें नोट की, सारी बातें मैं समझाऊंगा। बेशक वीडियो लंबी बन जाए लेकिन लास्ट तक आपको देखना है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं बेटा यहां पर आपके लिए लिखा है, एक विद्वान है जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन कहते हैं कि न्याय ना तो शत्रु और मित्र में किसी रूप में भेदभाव करता है, ना ही न्याय रिश्ते और नाते को देखता है। इसलिए न्याय को वास्तविक रूप में अंधा कहा जाता है। क्यों? आपने देखा होगा न्याय का जो प्रतीक होता है तो उसमें जो है हाथ में तराजू लेकर के खड़ा रहता है व्यक्ति और उसकी आंखों के ऊपर पट्टी रहती है। इसका मतलब उसको किसी भी रूप में अपना, पराया, नातेदारी, रिश्तेदारी या मतलब कोई भी किसी भी रूप में भाई भतीजावाद ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो निष्पक्ष रूप में फैसला सुनाएगा। ये कौन कहते हैं? जोसेफ एडिसन कहते हैं। इसको आपको नोट करना है। इन्होंने न्याय को अंधा कहा है। किसने? जोसेफ एडिसन ने। यस। अब बेटा हम क्रमबद्ध रूप में समझेंगे। देखिएगा समकालीन उदारवादी चिंतन में, देखो बेटा वैसे देखा जाए तो समकालीन उदारवादी चिंतन में वास्तविक रूप में 3 धाराएं चलती हैं न्याय के संदर्भ में। एक उदारवादी धारा, एक स्वेच्छा तंत्रवादी धारा, दूसरी और तीसरी है समतावादी धारा। मैं स्वेच्छा तंत्रवाद और समतावाद इन दोनों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। काफी लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे मुझे। मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा। अभी तो हम जो है ये समकालीन उदारवादी चिंतन की बात कर रहे हैं और समकालीन उदारवादी चिंतन के अंतर्गत वास्तविक रूप में चूंकि हमें जॉन रॉल्स को समझना है, चिंतन में विशेष जो प्रगति बनाम न्याय के ऊपर विवाद है कि यहां प्रगति के ऊपर बल दिया जाए या न्याय के ऊपर बल दिया जाए। तो प्रगति बनाम न्याय में हेयक का न्याय सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया। हेयक ने प्रगति का पक्ष लिया और जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत 1971 में लिखी है। इसमें तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक गुण अपेक्षित होते हैं और न्याय उसका प्रथम गुण है। मतलब उत्तम समाज का प्रथम गुण न्याय को माना है। किसने? यस, जॉन रॉल्स ने। जबकि हेयक ने वास्तविक रूप में प्रगति का पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि हेयक प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक है, प्रबल समर्थक है, जबकि जॉन रॉल्स का झुकाव तात्विक न्याय की तरफ है। किसकी तरफ है? तात्विक न्याय की तरफ है। इन्होंने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के ऊपर बल दिया है। ये केवल प्रक्रियात्मक न्याय की बात नहीं करते हैं बल्कि वास्तविक रूप में इनका झुकाव तात्विक न्याय की तरफ है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हेयक और रॉबर्ट नॉजिक वास्तविक रूप में प्रगति बनाम न्याय में प्रगति का साथ देते हैं, जबकि जॉन रॉल्स प्रगति बनाम न्याय में न्याय का साथ देते हैं। और जॉन रॉल्स का कहना है कि जो विचारक ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में समाज की प्रगति के लिए यदि अन्याय हो रहा हो तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन क्या जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि कुछ विचारक ये कहते हैं कि प्रगति के लिए अगर समाज में अन्याय हो तो इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो जॉन रॉल्स का कहना है कि ये बात कतई स्वीकार नहीं होगी।
चाहे प्रगति को रोका जाए लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए। वहां पर बल दिया जाएगा न्याय के ऊपर, प्रधानता दी जाएगी न्याय को। इसलिए जॉन रॉल्स ने उत्तम समाज का प्रथम जो सद्गुण माना है वह न्याय को ही माना है। मैं नोट भी कर दिया है, तर्क की उत्तम समाज में अनेक गुण अपेक्षित होते हैं, अनेक गुण होते हैं, नैतिक गुण अनेक होते हैं, नैतिक गुण होते हैं और भी बहुत गुण होते हैं, उन गुणों की आवश्यकता होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अनेक गुण अपेक्षित होते हैं परंतु न्याय प्रथम सद्गुण है। मतलब वास्तविक रूप में जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि न्याय प्रथम मतलब उत्तम समाज का जो सद्गुण है वह न्याय प्रथम सद्गुण है। मैं नोट भी कर दिया, न्याय प्रथम सद्गुण है। बाकी जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि दूसरे नैतिक गुणों की भी प्रधानता होती है, पर वाकई इन्होंने न्याय को प्रथम सद्गुण की संज्ञा दी है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि अन्यायपूर्ण समाज निंदनीय होगा। अर्थात वास्तविक रूप में जॉन रॉल्स का कहना है कि प्रगति बनाम न्याय में यदि प्रगति के ऊपर बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर वहां उस समाज में अन्याय हो रहा है तो अन्यायपूर्ण समाज निंदनीय होगा। नहीं, इनका कहना है कि अन्याय को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेशक से प्रगति के ऊपर रोक लगाई जाए लेकिन अन्याय नहीं होना चाहिए। किसने कही ये बात? जॉन रॉल्स ने। जबकि हेयक और रॉबर्ट नॉजिक प्रगति के ऊपर बल दे रहे, उनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब जो है हमें कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे, जबकि इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि ठीक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो होगी लेकिन इसमें किसी भी दीनहीन, उपेक्षित, वंचित वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जॉन रॉल्स कह रहे हैं ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जॉन रॉल्स ने न्याय के अमूर्त और दार्शनिक सिद्धांत को ऐसे रूप में उभारा गया जिसके अंतर्गत अधिकारों तथा आय और संपदा के वितरण के क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए उस ठोस सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। ध्यान देंगे बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसके आधार पर सारी बात समझेंगे। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत में न्याय के अमूर्त और दार्शनिक सिद्धांत को ऐसे रूप में उभारा गया जिसके अंतर्गत अधिकारों, राइट्स, अधिकारों तथा आय, इनकम, अधिकारों तथा आय और संपदा के वितरण, बंटवारे, आवंटन, वितरण के क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। मतलब वास्तव में इन्होंने, जॉन रॉल्स ने स्पष्ट रूप में कहा कि अधिकार, आय, संपदा का जो वितरण है ये नीति निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने ठोस सुझाव दिए कि नीतियों का जब निर्माण किया जाए तो अधिकार, आय और संपदा का वितरण किस तरीके से किया जाए। इनका कहना है कि समाज में जो दीनहीन है, उपेक्षित है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। और समाज के अंतर्गत हम एक बार मान लीजिएगा जो उपेक्षित वर्ग हैं, दीनहीन है, उनकी सहायता कर देते हैं तो कुछ समय बाद में क्या है कि वो तो सबल हो जाते, लेकिन फिर कुछ अन्य व्यक्ति उभर कर सामने आ जाते हैं जो कि दीनहीन होते हैं, तो फिर उनकी सहायता करना जरूरी होता है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए समाज के अंतर्गत। वास्तविक रूप में जब जब दीनहीन, वंचित, उपेक्षित लोग आते रहेंगे तब तब सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, ये एक लंबी प्रक्रिया है, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जॉन रॉल्स का कहना है ये। चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम। अब जॉन रॉल्स की तर्क प्रणाली की बात करते हैं कि इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत के लिए क्या तर्क प्रणाली दी है। ध्यान दें, जॉन रॉल्स की तर्क प्रणाली समझें। जॉन रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध की, अर्थात सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है कि लोगों ने आपस में मिलकर के जो समझौता किया, क्या समझौता किया इसकी चर्चा मैं भी कर रहा हूं। सामाजिक अनुबंध की प्रणाली का अनुसरण करते हुए, मतलब जॉन रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध की न्याय प्रणाली का जस्टिस सिस्टम, न्याय प्रणाली का अनुसरण करते हुए रॉल्स ने एक अन्वेषणात्मक युक्ति का प्रयोग किया है। अब देखो इसको समझे बेटा, यहां तक यदि बात आप समझ जाते हैं तो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को समझ गए। वैसे तो मैंने पृष्ठभूमि में बहुत बातें बता दी हैं, ध्यान दें। सामाजिक अनुबंध की न्याय प्रणाली का अनुसरण करते हुए जॉन रॉल्स ने एक अन्वेषणात्मक युक्ति का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने अन्वेषण के आधार पर, खोज के आधार पर एक युक्ति का प्रयोग किया है अपने न्याय सिद्धांत को समझाने के लिए। तो क्या किया इन्होंने? वास्तविक रूप में सबसे पहले इन्होंने बेटा एक काल्पनिक स्थिति का वर्णन किया है। कैसी काल्पनिक स्थिति का वर्णन किया है कि वर्तमान में जो भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को बने रहने दें, इसके बाद में आगे जो भी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा उस परिवर्तन से भी लोगों को अवगत नहीं कराया जाए, और उसके बाद में वास्तविक रूप में
जो अधिकार, आय और संपदा है उनका वितरण किया जाए। मतलब यहां एक कल्पना की जा रही, काल्पनिक स्थिति है कि लोगों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा कि भाई आगे हमारी क्या स्थिति होने वाली है। उनको तो वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होगा और उसके बाद में आगे जो नई व्यवस्था स्थापित की जा रही है उसके बारे में भी उनको ज्ञान नहीं होने दिया जाएगा। और उसके बाद में जो है अधिकार है, आय और संपदा है, उसका वितरण किया जाएगा। और जो वितरण किया जाएगा इस आधार पर किया जाएगा कि समाज में दीनहीन और जो उपेक्षित व्यक्ति हैं उनको भी वास्तविक रूप में आय, संपदा और जो अधिकार हैं उनका लाभ प्राप्त हो। तो यहां पर एक कल्पना की गई है, इसलिए इसको काल्पनिक स्थिति की संज्ञा दी गई है। नोट करें, क्या इसको काल्पनिक स्थिति की संज्ञा दी गई है। और जब काल्पनिक स्थिति उभर कर सामने आ जाती है तो इस काल्पनिक स्थिति के आधार पर वास्तविक रूप में फिर मूल स्थिति उभर कर सामने आती है। और मूल स्थिति किसे कहते हैं? मूल स्थिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति परस्पर सहमति से नियम स्वीकार करेंगे। अब ध्यान दें, यहां जब काल्पनिक स्थिति उभर कर सामने आ जाती है तो मूल स्थिति आती है। और मूल स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं वो परस्पर सहमति से अपने नियम स्वीकार करेंगे। लोग अपनी परस्पर सहमति से अपने समाज के लिए, समाज व्यवस्था के लिए नियम स्वीकार करेंगे। और जो ये नियम होंगे उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। मतलब यहां पर परस्पर सहमति से लोग जो नियम स्वीकार करेंगे उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर वास्तविक रूप में लोगों ने अपनी सहमति से क्या है, न्याय के नियम तय किए, इसलिए इनको विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। कौन करे बात? जॉन रॉल्स कह रहे हैं मूल स्थिति के अंतर्गत। तो मूल स्थिति का यह अर्थ होगा कि परस्पर सहमति से यहां पर नियम स्वीकार किए जाएंगे। देखो ये मूल स्थिति, काल्पनिक स्थिति, इसको ध्यान रखना है, आगे काम आएगा ये। इसके बाद में जॉन रॉल्स ने कल्पना की कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हैं। अब ध्यान देंगे, अब यहां मूल बात यह है कि काल्पनिक स्थिति में कह दिया गया है कि वर्तमान जो स्थिति है, जो स्थिति में परिवर्तन भी किया जाएगा तो उसका व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा। काल्पनिक स्थिति, ऐसी स्थिति में जॉन रॉल्स ने कहा है कि जॉन रॉल्स ने कल्पना की कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसको वास्तविक रूप से इसका ज्ञान ही नहीं है। मैंने उदाहरण दिया कि सवेद असवेद इसका उसको ज्ञान ही नहीं है, गरीब अमीर इसका उसको ज्ञान ही नहीं है, वह वास्तविक रूप में उसको न्याय का बोध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वो तो एक अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है, उसको वास्तविकता का आभास ही नहीं कराने दिया जा रहा है। तो ये आपको जॉन रॉल्स की ये बात भी ध्यान रखनी है, इसके सवेद असवेद या न्याय का बोध भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जॉन रॉल्स ने मूल स्थिति में, ये मूल स्थिति का अर्थ मैंने बताया, यहां मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है वे विवेकशील करता है। अब देखो ध्यान देंगे, अब जो मूल स्थिति है जिसमें परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार किए गए, लोगों ने आपस में नियम स्वीकार किए, तो मूल बात यहां ये कि दीनहीन उपेक्षित वर्गों की भी सहायता होनी चाहिए, ये जॉन रॉल्स कह रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखते सारा लेक्चर समझेंगे आप। जॉन रॉल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है, ये जो परस्पर सहमति से नियम स्वीकार कर रहे हैं, मूल स्थिति में जिन मनुष्य की कल्पना की है वे विवेकशील करता है। अब देखो ध्यान देंगे, यहां पर जो लोगों ने परस्पर सहमति की है न्याय की स्थापना के लिए, तो ये क्या है, विवेकशील करता है, ये बुद्धिमान करता है। और विवेकशील करता होने के कारण इन्होंने आपस में क्या किया है, परस्पर सहमति से नियम स्वीकार किए और उन्हें ही विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। और ये इसी कारण एकत्र हुए हैं, किसके लिए? न्याय की स्थापना के लिए मनुष्य एकत्रित हुए हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में विवेकशील करता मान लिया गया है इनको। क्या माना बेटा इनको? जो ये परस्पर सहमति से नियम स्वीकार कर रहे हैं, ये विवेकशील करता है, ये अज्ञानी नहीं है बल्कि ये विवेकशील करता है। और ऐसी स्थिति में जो विवेकशील करता है, जो एक जगह एकत्रित होकर के अपने नियम निश्चित कर रहे हैं, तो ये क्या है, विवेकशील करता वे स्वार्थ परायण तो है, मतलब ये स्वार्थ परायण तो है परंतु अहमवादी नहीं है। स्वार्थ भावना पर नैतिक भावना का अंकुश रहता है। अर्थात जो विवेकशील करता है, जॉन रॉल्स का कहना है कि वे स्वार्थ परायण तो है, इनका स्वार्थ तो है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो ऑप्शन कहा कि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी होता है, मैं मैकियावेली ने कहा कि इस व्यक्ति स्वभाव स्वार्थी होता है, तो बात तो मानी जाएगी कि ये स्वार्थ परायण तो है। कौन? ये विवेकशील करता, जो लोग आपस में परस्पर सहमति से नियम तय कर रहे हैं, ये क्या है, विवेकशील करता है। विवेकशील करता स्वार्थ परायण तो है, स्वार्थी तो है, परंतु अहमवादी नहीं है। मतलब ये जो है हम कहेंगे कि ये
ईगो इनमें नहीं है, और वास्तविक रूप में यहाँ स्वार्थ भावना पर नैतिक भावना का अंकुश रहता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर स्वार्थ भावना पर नैतिक भावना का अंकुश रहता है, इसलिए जो विवेकशील करता है वो अहमवादी नहीं हो सकते। इसी कारण जॉन रॉल्स के वार्ताकार प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से एकत्र होते हैं। अब ध्यान देंगे बेटा यहाँ, अब जॉन रॉल्स के जो ये वार्ताकार है, जो विवेकशील करता है, ये वास्तविक रूप प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। और जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं वो क्या होती है, ये मैंने नोट की है। अब ध्यान देंगे, जॉन रॉल्स के वार्ताकार प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से एकत्रित होते हैं। अब ध्यान देंगे, जॉन रॉल्स के वार्ताकार प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से एकत्रित होते हैं। यहां पर जो परस्पर सहमति से नियम स्वीकार किए गए उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते हैं। और जॉन रॉल्स ने कल्पना की कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हैं, और इसके बाद फिर मैंने कहा जॉन रॉल्स मूल स्थिति में जिन मनुष्य की कल्पना की विवेकशील करता है। तो यहाँ वास्तविक रूप में जॉन रॉल्स की जो वार्ताकार है, जो विवेक करता है, विवेकशील करता है, वे प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से एकत्रित होते हैं। मतलब जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका जो वितरण है इसके ध्येय से एकत्रित होते हैं। यहाँ मैंने शुरू में लिख दिया कि अधिकारों, आय और संपदा के वितरण के क्षेत्र में नीति निर्माण के ठोस सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। तो वास्तविक रूप में यहां पर जो ये एकत्रित होते हैं, किसके लिए होते हैं, ध्यान देंगे, ऊपर भी बात आ गई है, मूल स्थिति में जिन मनुष्य की कल्पना की विवेकशील करता है, और ये एकत्रित हुए, किस लिए एकत्रित हुए, ये एकत्रित हुए प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से, कि जो प्राथमिक वस्तुएं होती है उनका जो है वितरण किस तरीके से किया जाए। और प्राथमिक वस्तुओं का जो वितरण किया जा रहा है, वितरण करने की जो प्रक्रिया है वह वास्तविक रूप में प्रक्रियात्मक न्याय की तरह नहीं होगी, बल्कि तात्विक न्याय की तरह होगी, जिसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण हो रहा है वह वास्तविक रूप में केवल विधि संगति नहीं हो, बल्कि दीनहीन उपेक्षित लोगों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। ये बात कहना चाह रहे जॉन रॉल्स। तो ध्यान दें, जॉन रॉल्स के वार्ताकार प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से एकत्रित होते हैं। यहां पर किसी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब प्राथमिक वस्तुएं क्या है, इधर आ रही है बात। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, यहां इसके अंतर्गत न्याय की जो मुख्य समस्या है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत न्याय की जो मुख्य समस्या है वो क्या है, प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ये बात आ गई ना, यहाँ पर प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय से एकत्रित होते हैं। और जॉन रॉल्स की जो न्याय है, उस न्याय की जो समस्या है वो समस्या यही है कि समाज व्यवस्था में न्याय कैसे स्थापित हो। तो इसकी समस्या एक ही है कि प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है, कि प्राथमिक वस्तुओं का जो वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए, प्रक्रियात्मक न्याय के तरीके से नहीं कि भाई वस्तु, सेवाओं और लाभों का वितरण जो है उसकी प्रक्रिया तय कर दी जाए, उसके बाद में किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये तात्विक न्याय के ऊपर बल देता है। इसका कहना है कि वस्तु, सेवाओं और लाभों का वितरण इस तरीके से किया जाए जिससे कि दीनहीन लोगों को भी उसको फायदा मिल सके। इसलिए प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है मूल इसकी। अब यहाँ जो प्राथमिक वस्तुएं उसमें क्या क्या आती है, ध्यान दें, अधिकार और स्वतंत्रताएं, ये प्राथमिक वस्तु में आएंगे। अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, आय और संपदा, आत्म सम्मान के साधन आदि, ये किस में आते हैं बेटा, प्राथमिक वस्तु में। और इन प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या ही जॉन रॉल्स की न्याय की समस्या है। नोट कीजिएगा ये बात। इसके बाद में यहां जॉन रॉल्स ने तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न किया है। आगे ना ये बात, जॉन रॉल्स ने वास्तव में तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न किया है। मतलब वैसे देखा जाए तो ये शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात कर रहे हैं। प्रक्रियात्मक न्याय तो केवल इतना कहता है कि वस्तु, सेवाओं और लाभों का वितरण विधि संगत तरीके से हो, फिर किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिएगा उपेक्षित दीनहीन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो प्रक्रियात्मक न्याय का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जॉन रॉल्स कह रहे कि नहीं भाई, इससे काम नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा संशोधन करें। इसलिए उन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी और ये कहा कि इसके अंतर्गत जो वस्तुएं, सेवाएं हैं, लाभ है, उनका जो वितरण है, आवंटन है, ठीक है, विधि संगत तरीके से हो, लेकिन यह भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि दीनहीन लोगों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न करता है। क्यों करता है? क्योंकि तात्विक न्याय कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं, लाभों का जो वितरण किया जा रहा है, उस वितरण की जो प्रक्रिया वो तो अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, विधि संगत हो, ठीक है, लेकिन वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो आवंटन किया जा रहा है उसका फायदा दीनहीन, उपेक्षित, वंचित लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए जॉन रॉल्स तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयत्न करते हैं, या इनका जो झुकाव है
वो तात्विक न्याय की तरफ है। तात्विक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, वहां पर आप ये देख सकते हैं बेटा। इसके बाद में आगे जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी। आगे में ये बात, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी। एग्जाम पूछा जाता है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को किसकी संज्ञा दी है, आपका आंसर होगा शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, इसका क्या मतलब होता है? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का वितरण की जो प्रक्रिया होगी वो विधि संगत होगी, परंतु इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि दीनहीन, उपेक्षित, वंचित लोगों को भी वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का फायदा मिलना चाहिए। जबकि प्रक्रियात्मक न्याय केवल इतना कहता है कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण है, उस वितरण की जो प्रक्रिया है वो विधि संगत हो, फिर किसको क्या मिलता है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के अंतर्गत दीनहीन लोगों को भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए ये तात्विक न्याय की तरफ झुकाव रखता है। कौन? जॉन रॉल्स। बेटा आगे मैंने लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा रॉल्स की प्रणाली का केंद्र बिंदु है। अब ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जॉन रॉल्स की जो न्याय प्रणाली है उसका जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति की गरिमा है। मतलब जॉन रॉल्स का कहना है कि व्यक्ति होने के नाते अपने आप में सम्मान के योग्य है, उसकी अपनी गरिमा है। व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। इसलिए यह प्रगति बनाम न्याय में न्याय का पक्ष लेना चाहिए, प्रगति का पक्ष नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य, व्यक्ति की गरिमा है, इसलिए उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। जॉन रॉल्स कह रहे हैं, और यह बात मैं भी कह रहा हूं कि व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य है, इसे किसी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जाना चाहिए। क्या जाति, क्या भाषा, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, क्या संपत्ति, क्या पद, क्या प्रतिष्ठा, क्या सामाजिक स्थिति, इसके सामने इसका कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति है, मनुष्य है, देश विशेष से भी मतलब नहीं है। यहां मनुष्य है, इसलिए गरिमा से संपन्न है। मनुष्य है, इसलिए अपने आप में साध्य है, किसी का साधन नहीं है। राज्य और समाज की स्थापना हमने हमारे लिए की है, इसलिए राज्य और समाज भी हमारे लिए साधन है। हम साध्य हैं, हम किसी के साधन नहीं है। आज दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की बात भारत में मैं करता हूं, तो दहेज प्रथा और मृत्यु भोज, क्या इसमें व्यक्ति साध्य है? नहीं, व्यक्ति यह साधन बन जाता है। और भी न जाने हमारी समाज व्यवस्था में, विशेषकर भारतीय समाज व्यवस्था में कितनी ऐसी कुरीतियां हैं जो कि आज भी मौजूद है और वो व्यक्ति को एक साधन बना के चलती है। मैं फिर कह रहा हूं कि राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था की स्थापना हमने हमारे लिए की है, और अगर राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था के किसी भी नियम, प्रथा, परंपरा, कानून के द्वारा व्यक्ति का हित होता है, व्यक्ति को यदि साधन बनाया जा रहा है, तो ऐसी नियम, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, कानून को मानने के लिए हम विवश नहीं है, बाध्य नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में साध्य हैं। राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था हमारे लिए साधन है, हमने बनाया, हमारे लिए बनाया है। अगर हमारा अहित हो रहा है तो ऐसी स्थिति हम किसी भी नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये मानव जाति की विडंबना है, इसके बावजूद भी मानव गलत नियमों, परंपराओं, प्रथाओं, कानूनों का पालन करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको रटा रहा हूं ये बात कि मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है, किसी का साधन नहीं है। मतलब सांसारिक मूल्य से मनुष्य को तोला ही नहीं जा सकता, ये आपको नोट करना है। अगर आप मेरे सच्चे विद्यार्थी हैं तो इस बात को कंठस्थ याद कर लेंगे। कहीं पर भी तर्क देने की जरूरत हो तो इसके आधार पर आप तर्क दीजिएगा। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। व्यक्ति की गरिमा जॉन रॉल्स की प्रणाली का केंद्र बिंदु है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि जॉन रॉल्स की न्याय प्रणाली का केंद्र बिंदु क्या है, तो आपका आंसर होगा व्यक्ति की गरिमा। इसके बाद बेटा जॉन रॉल्स ने जो उपयोगितावादी विचारधारा है, जो कि जेरेमी बेंथम के द्वारा दी गई है, जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी माना जाता है। तो इसमें जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावादी विचारधारा है, उसका जो मूल सूत्र है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। मतलब जेरेमी बेंथम कहता है कि सरकार के द्वारा ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखों की प्राप्ति हो। बाकी कुछ लोग यदि दुखी हो रहे हैं, उनका कहना है कि उनको दुखी होने दो। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि दास बनाया जा रहा है
तो दास बनाया जा सकता है। इनका तो कहना है कि भाई ये देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो रही, तो वो नियम कानून बनाए जा सकते हैं, मतलब जेरेमी बेंथम कहते हैं उपयुक्तवादी विचारधारा के अंतर्गत। लेकिन क्या ये सही बात है? नहीं। इससे क्या परेशानी आएगी? परेशानी ये आएगी कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख से या इस उत्तर से दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। सुखी जो जिन लोगों को सुखों की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनको सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन जिन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहां तो संख्या की बात आ रही है कि वो नियम बना दो, वो कानून बना दो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। वो तो व्यक्ति विशेष के लिए भी कह रहा है कि व्यक्ति को भी वो कार्य करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसको सुख की प्राप्ति हो। तो डेफिनेटली सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है, नियम बनाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो, तो फिर कुछ लोग तो ऐसे भी हो रह जाते हैं जिनको कि वास्तविक रूप में किसी भी रूप में सुख प्राप्त नहीं होगा, दुखी दुख प्राप्त होंगे। तो जिन लोगों को दुखों की प्राप्ति हो रही है, जिन लोगों के कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा, तो ऐसे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति इतने दुखी हो जाएंगे, उनकी तरफ ध्यान कहां दिया जा रहा है? तो दास बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। वो मनुष्य कहां है? वो तो साधन बन गए, उपकरण बन गए। और मैंने अभी आपको कहा था कि व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य, ये किसी का साधन नहीं है, तो यहाँ तो व्यक्ति साधन बन जाएगा। जिन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है वो लोग साधन बन गए ना, और वो तो इतने दुखी हो गए कि उनके दुख का हिसाब पूरा किया नहीं जा सकता। क्या हिसाब करेंगे उनका? तो क्या ये विचारधारा सही है? इसलिए जॉन रॉल्स ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। आगे यहां जो विवेकशील करता है, बेटा विवेकशील करता कौन है? यहां इधर मैंने जो मूल स्थिति इसमें बात बताई थी, परस्पर सहमति से जो लोग नियम स्वीकार करेंगे वो विवेकशील कर्ता होंगे। तो विवेकशील कर्ता का मुख्य सरोकार प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से है। अब देखो ध्यान देंगे, जो विवेकशील कर्ता है, जिन लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया कि हम जो है न्याय की स्थापना के लिए कुछ नियम स्वीकार करते हैं, लोग आपस में मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, तो प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से है ये, मतलब विवेकशील कर्ता का मुख्य सरोकार प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से। विवेकशील कर्ता जो यहां पर इधर सामाजिक अनुबंध किया है इन्होंने, तो इसके अंतर्गत इनका मुख्य सरोकार किसे? प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से। प्राथमिक वस्तुएं क्या आ गई? इधर आगे मैंने लिख दिया है, अधिकार और स्वतंत्रता, शक्तियां और अवसर, आय और संपदा, आत्म सम्मान के साधन आदि। ये क्या है बेटा? प्राथमिक वस्तुएं। तो प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से, मतलब विवेकशील कर्ता का मुख्य सरोकार प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि से, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं की अधिकतम वृद्धि हो। और इसके बाद में दूसरों को कितनी मात्रा में मिलती है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं। मतलब मूल बात यहां ये आ रही है कि प्राथमिक वस्तुओं की ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, इसके बाद में दूसरों को कितनी मात्रा में मिल रहा है इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये तो विवेकशील कर्ता आपस में समझौता कर रहे हैं। इसके बाद में आप अगली बात आते हैं, जॉन रॉल्स के न्याय के मूल सिद्धांत क्या है। अगर अभी तक भी ये बात समझ में नहीं आई है तो यहां समझ सकते हैं आप इसको। जॉन रॉल्स के न्याय के मूल सिद्धांत क्या है? मूल स्थिति की शर्तें पूरी होने पर, अब ध्यान देंगे, मूल स्थिति की शर्तें पूरी होने पर, मूल स्थिति क्या इधर आएगा? परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे वो मूल स्थिति है। तो मूल स्थिति की शर्तें पूरी होने पर वार्ताकार, ये विवेकशील कर्ता जो है इधर आइएगा, ये विवेकशील कर्ता मैंने यहां पर लिख दिया है कि रॉल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है विवेकशील करता है, और ये वास्तविक रूप में एकत्र किस लिए हुए? इसलिए एकत्र हुए जिससे कि प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के ध्येय को ये देख सके, मतलब प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किस तरीके से किया जाए इसके लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो यहाँ विवेकशील वार्ताकार कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा। मतलब जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के मूल सिद्धांत में कहा है कि भी वास्तविक रूप में जो मूल स्थिति की शर्तें हैं वो पूरी हो भी जाती हैं, तो जो विवेकशील वार्ताकारों को जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको पता है कि वास्तविक रूप में आगे चल करके मुझे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, इसका मुझे अंदाजा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में हीनतम स्थिति में आ जाता है। कैसे में आ जाता है? वो हीनतम स्थिति, हीन भावना में आ जाता है, हीनतम स्थिति में आ जाता है। और जब हीनतम स्थिति में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। जॉन रॉल्स का कहना है कि यहाँ पर वास्तविक रूप में जो कल्पना की गई है, जो काल्पनिक स्थिति है, तो काल्पनिक स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति को किसी बात से परिचित नहीं कराया जाता है, पर इसके बाद में जब जो ये विवेकशील वार्ताकार होती है कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको ये पता नहीं कि आगे हमें हो सकता है हमारी स्थिति दास जैसी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में उनमें हीन भावना आती है, और हीनता की जो स्थिति होती है, जो हीनतम स्थिति होती है, इसके अंदर जॉन रॉल्स कहने की अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो लोग हीनता की स्थिति में आ जाते हैं, जो लोग दीनहीन की स्थिति में आ जाते हैं, उनको अधिकतम लाभ की व्यवस्था की जानी चाहिए, उन लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। और सब लोग न्याय के
निम्न नियम स्वीकार कर लेंगे। जॉन रॉल्स का कहना है कि सभी लोग फिर न्याय के जो ये नियम है वो स्वीकार करेंगे और जो ये नियम होंगे वो पूर्वता क्रम से रखना जरूरी है। पूर्वता क्रम का मतलब यह है कि वास्तविक रूप में यहां पर नीचे से और ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब प्राथमिकता नीचे से ऊपर वाले को दी जाएगी। तो सबसे पहले आता है इसका नियम, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार वहां तक है जहां तक कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता ना छीने, तो इसको समान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा गया है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाए, क्या इस ढंग से व्यवस्थित की जाए कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो। अब ध्यान देंगे, यहां ठीक है सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं सब जगह होती है, लेकिन ये इस ढंग से व्यवस्थित की जाए कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो, जिसको कि भेदमूलक सिद्धांत कहते हैं। और इसका ख आता है दूसरे नंबर का, ये विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हो जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में अवसर की उचित समानता की शर्तें सबके लिए सुलभ हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे हमारे भारत में संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसको अवसर की उचित समानता का सिद्धांत कहा जाता है। भारत के अंतर्गत जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो अवसर की उचित समानता के अंतर्गत हम ला सकते हैं। तो वास्तविक रूप में यहाँ जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि सब लोग न्याय के निम्न नियम स्वीकार कर लेंगे, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में यहाँ जॉन रॉल्स समान स्वतंत्रताओं का सिद्धांत देता है, जिसकी चर्चा यहाँ ऊपर की है, तो इसको थोड़ा व्यापक देख लेते हैं हम। यहाँ स्वतंत्रता में कटौती इस शर्त पर की कि इससे स्वतंत्रता की कुल मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि इसमें समान स्वतंत्रता के सिद्धांत के अंतर्गत कि वैसे तो देखा जाए तो सभी को समान स्वतंत्रता दी जाए और इतनी स्वतंत्रता दी जाए जिससे कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो, लेकिन यदि स्वतंत्रता में कटौती भी करनी पड़े तो स्वतंत्रता में कटौती इस शर्त पर की जाए जिससे कि स्वतंत्रता की कुल मात्रा में वृद्धि हो, उसमें कमी नहीं हो। इसके बाद में दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक विषमताओं का क्रम विन्यास, ये दूसरा आ गया। यह सिद्धांत उन सामाजिक नीतियों का अनुमोदन करता है जो दीनहीन लोगों को लाभ दिला सके। कौन? सामाजिक आर्थिक विषमताओं का क्रम विन्यास यह है, यह सिद्धांत उन सामाजिक नीतियों का अनुमोदन स्वीकार करता है या अनुकूल करता है जो दीनहीन लोगों को लाभ पहुंचा सके। और वास्तविक रूप में यहां पर जो दीनहीन लोग हैं उन दीनहीन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही यहां पर सामाजिक और जो आर्थिक नीतियां हैं वो नीतियां बनाई जाएंगी। तो जो नोट्स विशेषकर दीनहीन लोगों की बात कर रहे हैं कि भाई वो भी जो है वास्तविक रूप में समाज के लाभों से वंचित नहीं रहने चाहिए, इनका मूल कहना यह है। उसके बाद में अगली बात आती है कि जो जॉन रॉल्स हैं वो उपयोगितावाद का खंडन करते हैं। उपयोगितावाद का खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि उपयोगितावाद का जो आधारभूत सूत्र है वो क्या? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के अंतर्गत क्या होगा कि सरकार ऐसे नियम बनाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। लेकिन जिन लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ कम लोगों को मान लीजिएगा दुख मिल रहे हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी, तो फिर उन लोगों के जो दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा? फिर वो लोग दास्ता का जीवन जिएंगे। और मनुष्य दास्ता का जीवन कैसे जिएगा? व्यक्ति तो व्यक्ति होने के नाते गरिमा से संपन्न अपने आप में साध्य किसी का साधन नहीं हो सकता है। इसलिए जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन किया है। किस आधार पर किया है? इन्होंने अपनी मूल स्थिति, अज्ञान के पर्दे और वार्ताकाल, विवेकशील वार्ताकाल, इसके आधार पर उपयुक्तवाद का खंडन किया है। ध्यान देंगे, यहाँ मूल स्थिति परस्पर सहमति से नियम स्वीकार करेंगे और अज्ञान के पर्दे के पीछे इसलिए रहेंगे कि इनको वास्तविक रूप में वर्तमान व्यवस्था और आगे की व्यवस्था से परिचित नहीं कराया जाएगा। और फिर जो ये विवेकशील वार्ताकार है, वास्तविक रूप में इनको ये पता ही नहीं कि आगे चल करके हमें कब दास्ता का जीवन जीना पड़े। ऐसी स्थिति में यहां उपयोगितावाद का खंडन किया गया। जॉन रॉल्स का कहना है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है, इसमें वास्तविक रूप में कुछ लोगों को जो दुख मिल रहे उन दुखों का हिसाब कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए जॉन रॉल्स उपयोगितावाद का खंडन करते हैं, उपयोगितावाद को स्वीकार नहीं करते। इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि वास्तविक रूप में यहां प्रगति बनाम न्याय में न्याय का ही पक्ष लिया जाएगा, प्रगति का नहीं लिया जाएगा। इसके बाद बेटा लास्ट में मैंने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें नोट की है, इनसे भी आप ही पूरा जो लेक्चर वो समझ सकते हैं। क्या? जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाने का प्रयत्न किया है। आप ध्यान दें, यहाँ
मतलब यहां तक भी आप नहीं समझ पाए हैं तो अंत में ये दो बातें हैं, इनको समझ जाओ, पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। क्या? जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाने का प्रयत्न किया है। मतलब जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाने का प्रयत्न किया है। भाई प्रक्रियात्मक न्याय के मुख्य समर्थक कौन है? हेयक है, रॉबर्ट नॉजिक है। तो वो तो ये कहते हैं कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण है वह वितरण या आवंटन है विधि संगत हो, मतलब उचित प्रक्रिया से हो, फिर किसको क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये प्रक्रियात्मक न्याय कहता है। लेकिन जॉन रॉल्स ने क्या किया? यहां जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाने का प्रयत्न किया है। मतलब इन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय को ही सामाजिक न्याय का उपकरण बना दिया और इस प्रक्रियात्मक न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दे डाली और यह कहा कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण है वह इस तरीके से किया जाए जिससे कि समाज के दीनहीन लोगों को भी उसका लाभ, फायदा मिल सके। इसलिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति के ऊपर इन्होंने बल दिया और सामाजिक न्याय की प्राप्ति या सामाजिक न्याय के ऊपर बल देने के कारण ही हम कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स का झुकाव तात्विक न्याय की तरफ है, क्योंकि तात्विक न्याय कहता है कि वस्तुओं, सेवाओं और लाभों का जो वितरण किया जा रहा है वह केवल विधि संगति नहीं हो बल्कि समाज में दीनहीन, दुर्बल, उपेक्षित, वंचित लोगों को भी वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ मिलना चाहिए। उनकी तह तक जाकर के देखे, अंतिम व्यक्ति तक जाकर देखे कि उसका लाभ उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये बात जॉन रॉल्स कहते हैं। इसलिए जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय का उपकरण बनाने का प्रयत्न किया है। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है इसके ऊपर मैंने अलग से भी लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। अगली बात, सामाजिक जीवन व्यक्तिगत लेन देन का जोड़ नहीं है बल्कि परस्पर सहयोग का क्षेत्र है। मतलब जॉन रॉल्स स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि सामाजिक जीवन व्यक्तिगत लेन देन का जोड़ नहीं है, नहीं बल्कि परस्पर सहयोग का क्षेत्र है। कौन? जो सामाजिक जीवन है वह परस्पर सहयोग का क्षेत्र है, ये व्यक्तिगत लेन देन का जोड़ नहीं है। जैसा कि आज लोग इसे व्यक्तिगत लेन देन का जोड़ मान रहे हैं सामाजिक जीवन को, कतई नहीं है सामाजिक जीवन व्यक्तिगत लेन देन का जोड़। वास्तविक रूप में सामाजिक जीवन परस्पर सहयोग का क्षेत्र है। यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे, कोई भी व्यक्ति दीनहीन स्थिति में हो तो उसका सहयोग किया जाना चाहिए, न केवल सरकार बल्कि व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा किया जाना चाहिए। इसीलिए यहां लगातार सरकार को प्रयास करना पड़ेगा कि सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करना जरूरी होगा और वास्तविक रूप में जैसे जो कमजोर कड़ी है वो मजबूत हो जाती है तो फिर आगे फिर कोई कमजोर कड़ी उभरकर सामने आएगी, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, फिर उस कमजोर कड़ी को मजबूत करना पड़ेगा और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। जब जब समाज में ऐसी कमजोर कड़ियां उभरकर सामने आएगी तब तक सरकार को उन कड़ियों को मजबूत करना होगा, तब तक सरकार को उन दीनहीन, दुर्बल, उपेक्षित, वंचित लोगों को सहारना होगा, सहयोग देना होगा। ये प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए, ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। और जो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया ही न्याय का प्रमाण है। क्या? ये प्रक्रिया ही क्या है? न्याय का प्रमाण है कि लगातार ये प्रक्रिया चले। एक बार ऐसा करने से काम नहीं चलेगा कि समाज में जो उपेक्षित, वंचित वर्ग है, ठीक है अब हमने उनको सहयोग दे दिया, उनकी सहायता कर दी, लेकिन कुछ समय बाद में समाज में फिर नए सिरे से दीनहीन, उपेक्षित, वंचित व्यक्ति उभरकर सामने आएंगे तो क्या सरकार उनकी सहायता नहीं करे? सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी तो जॉन रॉल्स का कहना है कि यही न्याय का प्रमाण है और यही होगा जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। मुझे विश्वास है आप जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे और कल के लेक्चर में हम जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। तो मुझे विश्वास है आप जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस।